नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट की। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में पेश किया। इस बजट को विशेषज्ञों ने भविष्य का बजट बताया है, जिसमें पर्यावरण और हरित मानकों पर जोर दिया गया है। इसे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बजट बताया है और एक प्रकार से संतुलित बजट बताया गया है, जिसमें हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ है। जैसा कि ये कहा जा रहा था कि ये चुनावी बजट होगा। इस साल 9 राज्यों की विधानसभा में चुनाव है, अगले साल आम चुनाव हैं। उस लिहाज से माना जा रहा था कि ये चुनावी बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे हरित बजट और संतुलित बजट बताया है, जबकि सरकार ने इसे अमृतकाल का बजट बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे अमृतकाल के विजन में प्रौद्योगिकी से चलने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें लोक वित्त को मजबूती और वित्तीय क्षेत्र को स्फूर्तिवान मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए सबका साथ सबका प्रयास के जरिए जन भागीदारी को लाना जरूरी है। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई हैं। समावेशी विकास, अंतिम पायदान तक लाभों को पहुंचाना, ढांचागत सुविधाएं एवं निवेश, क्षमता का बेहतर इस्तेमाल, हरित वृद्धि, युवा शक्ति का उसकी क्षमताओं का इस्तेमाल और वित्तीय क्षेत्रों को बेहतर बनाना। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी पेशा वर्ग के लिए क्या बदलाव किया गया है इस बजट में। सरकार ने 2021-22 के बजट में एक आयकर के नए स्लैब घोषित किए थे और एक पुरानी व्यवस्था थी। तो इस बजट में जो नए आयकर स्लैब थे उनको बढ़ावा दिया गया है। उसमें 2.5 के बजाय 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है और 3 से 6 लाख तक की सालाना आय पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 से अधिक अगर किसी की वार्षिक आय तो उस पर 30% की दर से आपको आयकर देना होगा। तो इसमें जो स्लैब है उनकी संख्या 5 कर दी गई है, पहले अधिक थी। और इस नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया। यानी अगर आपकी 60,000 रुपये के आसपास हर महीने की आपकी कमाई है तो साल में 7 लाख रुपए तक की आय आपकी कर मुक्त हो गई है। ये नई टैक्स व्यवस्था अपनाने पर होगा, जिसमें 3 लाख रुपये 0 से 3 नील, 3 से 6 5%, ये नई व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आपको 50,000 रुपये की मानक कटौती भी मिलेगी और फैमिली पेंशन वाले अगर आप हैं तो उसमें 15,000 रुपये की मानक कटौती भी आपको दी जाएगी। ये मानक कटौती पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था में और दूसरी तरह की रियायतें हैं, जिसमें आपको हाउसिंग लोन के जो लोन पर आप ब्याज देते हैं 2 लाख रुपए तक का ब्याज भी, उस पर भी टैक्स छूट मिलती है। आप 1.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी बचत योजनाओं में, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, आप पीपीएफ करते हैं, आप राष्ट्रीय प्रमाण बचत पत्र खरीदते हैं, तो जो भी उसमें मान्य है, और एनपीएस अगर आपके पास तो 50,000 की एडिशनल छूट थी पुरानी व्यवस्था में। तो ये सब चीज़ें नई व्यवस्था में नहीं हैं। नई व्यवस्था में आपको प्रोविडेंट फंड की जो आपकी कटौती है वही 1-2 छूट मिलेगी, बाकी और किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को इस साल इसमें भी लागू कर दिया है। तो 50,000 रुपये की मानक कटौती आपको मिलेगी, तो 7 लाख तक की आपकी आय कर मुक्त है, जबकि पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक की आय कर मुक्त है और बाकी उसमें दूसरी तरह की छूट हैं।
तो ये सरकार ने नई व्यवस्था को एक तरह से बढ़ावा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई कर व्यवस्था को अपनाएं। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना में अधिकतम बचत सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। वन टाइम एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है। ये महिलाएं या जो लड़कियां हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक की बचत के लिए 2 साल के लिए ये योजना लाई गई है। इस पर 7.5% की सालाना की दर से आपको ब्याज मिलेगा। आंशिक तौर पर आप निकासी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जो है उसमें एकल खाते में यानी एक व्यक्ति के नाम पर अगर खाता है तो अधिकतम बचत राशि को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है संयुक्त खाता है 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक उसमें आप जो है जमा कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर जो आईटी रिटर्न है, नेक्स्ट जनरेशन आईटी रिटर्न फॉर्म भी एक जो है सरकार अगले वित्त वर्ष में लाएगी। ये जो बजट, ये जो व्यवस्था जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुरू होगी। आज पेश बजट में इनके बारे में ये घोषणाएं की गई हैं। और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो मतलब उच्च आय वर्ग है, हाईएस्ट उच्च आय वर्ग जो जिनकी कमाई 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो उस पर सरचार्ज जो लगता था तो नई कर व्यवस्था में उस सरचार्ज में भी कटौती की गई है। जो अधिकतम सरचार्ज पहले था 5 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर जो 37% का सरचार्ज लगाया गया था उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था के लिए ये सुविधा है। तो उस पर अधिकतम जो कुल मिलाकर सरचार्ज को मिलाकर जो 39% जो टैक्स हो जाता था मैक्सिमम इनकम टैक्स, अब वो घटकर जो है हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो 25% किया गया तो अब घटकर टोटल जो इनकम बनेगा आपके वो 39, जबकि ये पहले 42.7% था तो अब 39% रह जाएगी, जो कि अधिकतम वाले स्लैब के सरचार्ज में कटौती की गई है। लीव इनकैशमेंट फॉर टैक्स एग्जम्पशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल सैलरी पर्सन, जो गैर सरकारी लोग हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको लीव इनकैशमेंट जो मिलता है तो उसमें 25 लाख रुपए तक के अगर आपको पैसा मिलता तो उसको जो है टैक्स से बाहर रखा गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये तो बात थी वेतनभोगी वर्ग को, और भी बातें जैसे जैसे हमें पता चलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रोजगार की, रोजगार के मोर्चे पर क्या है। सरकार का कहना है कि सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत खर्च है उसको 33% बढ़ाकर पिछले साल के मुकाबले, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अगले साल के लिए 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पहली बार पूंजीगत खर्च जो है दहाई के अंक में पहुंचा है। इससे पहले 5 लाख 6 लाख, पिछले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए था, तो इस साल अगले वित्त वर्ष के लिए ये जो अब 10 लाख करोड़ रुपए, और सरकार का कहना है कि कुल पूंजीगत खर्च उसका 13,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पूंजीगत खर्च से मतलब है कि जिसमें आप एक पूंजी खड़ी करते हैं, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली घर बने, आप कोई रेल कोच फैक्ट्री खोलते हैं या कोई नई फैक्ट्री खोलते हैं, तो ये जो पूंजी जिसमें कमाई होती है आगे आपकी, तो उस पूंजीगत खर्च को जो है अब बढ़ाया गया। तो इसमें लोहा, स्टील, सीमेंट इनकी मांग बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में केंद्र सरकार इसमें इन स्कूलों में 38,800 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की भर्ती करेगी। ये 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 740 स्कूलों में ये भर्तियां होंगी। देश में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम, अग्रिम लैंडिंग जोन, इस्पात बंदरगाह, उर्वरक, कोयला खदान क्षेत्र, 100 अहम बुनियादी सुविधाएं जो है खड़ी की जाएंगी। इन तमाम क्षेत्रों में लोहा, सीमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रमिक चाहिए, कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें श्रमिक चाहिए, रोजगार के अवसर पड़ेंगे। देश भर में 30 कौशल
भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोले जाएंगे जिसमें कौशल विकास किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे, ये बड़े बड़े शीर्ष शिक्षण संस्थानों में खोलेंगे। और पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन मंत्रालय के लिए 2400 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है और इसमें रोजगार और उद्यमशीलता युवाओं के लिए खासकर जो है रोजगार और उद्यमशीलता के मोर्चे पर 50 स्थानों को एक पैकेज के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा। पर्यटन स्थल के तौर पर देखो अपना देश योजना के तौर पर जो है 50 देश भर में 50 स्थान चुने जाएंगे जिनको बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिनको MSME कहते हैं, छोटे उद्योग, कर्ज की बड़ी समस्या होती है, कर्ज नहीं मिलता उन्हें बैंकों से, बैंक उनसे गारंटी मांगते हैं। तो इस गारंटी के लिए सरकार ने 9000 करोड़ रुपए का कोष घोषित किया है अगले वित्त वर्ष में। तो ये नई जो ऋण गारंटी योजना है MSME के लिए, उसके तहत 9000 करोड़ रुपए का कोष रखा गया। इससे छोटे उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होगा। गारंटी सरकार देगी, कर्ज उन्हें बैंक देंगे और इससे उनकी जो ब्याज की लागत है उसमें भी 1% तक कमी आने की ये संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा कोविड के दौरान जिन MSME के कॉन्ट्रैक्ट जो है फेल हो गए थे, पूरा नहीं कर पाए, उनकी राशि जब्त हो गई थी, तो वो 95% राशि वापस देने की भी बात कही गई है। तो इस तरह के रोजगार के मोर्चे पर कई घोषणाएं की गई हैं। पूंजीगत खर्च अपने आप में बहुत बड़ा है। इस बजट को हरित बजट, ग्रीन बजट कहा गया है, पर्यावरण के अनुकूल बजट कहा गया है, भविष्य का बजट इसीलिए हम कह रहे हैं। तो इसमें पंचामृत लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हरित ऊर्जा को प्रमोट करने की बात कही गई है और हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया कि उसमें निवेश जो है पूंजी निवेश हो। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली 4000 मेगावाट प्रति घंटा को समर्थन दिया जाएगा। व्यक्तिगत स्तर और कंपनियों में हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती किसानी के लिए 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए। अगले इस 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के लिए ये खर्चा किया जाएगा। इसके बाद कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है। 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए रखे गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 23,000 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर लोन टारगेट जो कृषि ऋण है उसका लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 450 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू टेक्नोलॉजी प्रमोशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और 3 साल में नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है 13% बढ़ाकर 5,94,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें डिफेंस पेंशन के 1,38,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाकी मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और उनके जो सैलरी जो वेतन होता है उसके लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर 2023-24 का जो बजट 45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया, 45 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। पिछले साल यानी ये जो साल 31 मार्च को अब खत्म होगा वो बजट 39 लाख करोड़ का था, लेकिन अब उसके संशोधित आंकड़े जो आए हैं 41,90,000 करोड़ रुपए का जो बजट ये होगा। और नया बजट 45 लाख करोड़ का, उसमें नेट टैक्स जो प्राप्त होगा 23,30,000 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां सरकार की होंगी 27,20,000 करोड़ रुपए। वित्तीय घाटा 5.9% सकल घरेलू उत्पाद का, यानी ये भी कम हुआ है। इस साल इस 22-23 में 6.4, 23-24 में 5.9% रहने का अनुमान है। बाजार उधारी 11,80,000 करोड़ रुपए और सकल बाजार उधारी 15,40,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर भविष्य का बजट है, रोजगार परक बजट है, संतुलित बजट इसे विशेषज्ञों ने जो त्वरित टिप्पणी हमने ली है उद्योग चैम्बर की बैठक में, तो ये कहा गया है कि ये एक तरह से संतुलित बजट है। इसे लोक लुभावन बजट कहना जो है अतिशयोक्ति होगी। तो फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हम बजट की और भी नई जानकारियाँ अगले वीडियो में आप तक पहुँचाएंगे।